अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन लिंक बिल्डिंग के बारे में है। इसमें हम अब क्योंकि हमने इन द पास्ट ऑन पेज एसईओ की बात कर ली है, अब हम इन डिटेल ऑफ पेज एसईओ को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ऑफ पेज एसईओ इन जनरल इज़ मोस्टली अबाउट लिंक बिल्डिंग। तो हम सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को देख लेंगे कि लिंक बिल्डिंग क्या है और उसमें क्या जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो दिमाग में रखनी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और उसके बाद हम इन डिटेल जो है वो सारी ऑफ पेज के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग को देख लेते हैं। तो लिंक बिल्डिंग इज़ अमंग द मोस्ट important skills in SEO. To excel in it, you need expertise in a number of skills. तो लिंक बिल्डिंग जो है वो किसी भी SEO के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जैसा कि ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी है, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO क्या होता है। ऑन पेज SEO में जो लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑन पेज SEO में हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती हैं, इन अ सेंस के ऑन पेज SEO में हमारे पास फुल कंट्रोल होता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हम अपने वेब पेज में अलग अलग तरीके की चीज़ों को जो है वो कीवर्ड्स के हवाले से सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वेबसाइट स्पीड को सेट कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें वेबसाइट परफॉर्मेंस की जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ SEO, तो यू हैव फुल कंट्रोल ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स। हाउएवर, जब हम ऑफ पेज SEO की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर हम रिलाई कर रहे होते हैं दूसरे डोमेन्स या दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ऊपर या ऐसी एवेन्यूज़ के ऊपर जो कि इवेंचुअली हमें लिंक्स प्रोवाइड करें या हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ SEO। तो वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेशंस होती हैं, हमारे लिए कुछ स्किल्स इस तरीके से ज़रूरी हो जाते हैं कि हम जब दूसरे लोगों से बात करें या उनको अप्रोच करें फॉर लिंक बिल्डिंग, तो हमारे पास हम बेस्ट एज पॉसिबल मेथड्स के थ्रू उनको जो है वो अप्रोच कर सकें और जो हमारी पिच है, जो हमारी ओवरऑल हमारा जो टोन है वो द वेरी बेस्ट हो, क्योंकि जो है उससे हमारा जो है वो किसी भी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी का जो है वो बेसिकली मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है वो हमारे लिए। तो लिंक बिल्डिंग में ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप लिंक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, आप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट की अच्छी नॉलेज हो, आपको सेल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और आपको बेसिक साइकोलॉजी के बारे में पता हो। इसको मैं इन डिटेल जो है इस तरीके से समझा सकता हूँ कि कंटेंट की नॉलेज इस वजह से ज़रूरी है कि आप जब भी लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं तो आप वन वे और दी अदर किसी एक वेब पेज को प्रमोट कर रहे होते हैं कि मुझे इस वेब पेज के लिए लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो आपको जब कम्प्लीटली उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उस वेब पेज में क्या कंटेंट है, उस वेब पेज में क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, आपको अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, तो आप उससे रिलेटेड रेलेवेंट लिंक नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको अपने इंडस्ट्री नॉलेज और अपने कंटेंट, अपने वेब पेजेस के बारे में नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत जो है वो ज़रूरी हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि सेल्स की यहाँ पे जो जो सेल्स को मेंशन किया गया वो इस वजह से किया गया है कि सेल्स एक बहुत मुश्किल काम है, इन अ सेंस कि आप किसी को इस चीज़ के लिए वो कर सकें, अप्रूव करवा सकें किसी बंदे को इस काम के ऊपर कि वो आपसे कोई चीज़ परचेज़ करे या जो आपकी इंटेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो सेल्स के लिए पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जब आप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे जा रहे होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पिच के थ्रू जो है वो काम करना होता है। आपको जो है लोगों को पिच करना होता है कि आप जो है वो लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या आप जो है वो इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो आपको इन अ सेंस कि आपको सेल्स की थोड़ी बहुत इस तरीके से नॉलेज हो कि आपको पता हो कि आपको किसी भी डोमेन को, किसी भी बंदे को पिच किस तरीके से करना है फॉर लिंक बिल्डिंग। और सेकेंडली आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी की ज़रूरत
या साइकोलॉजिकल नॉलेज की इस वजह से ज़रूरत है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, आपको इन मैनी केसेस अपनी पिच चेंज करनी पड़ती है, अपनी टोन चेंज करनी पड़ती है। आपको जो है बेसिकली ये समझना होता है कि आपके सामने वाली जो पार्टी है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और उसको किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर कन्विंस किया जा सकता है कि वो हमें जो है कोई भी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी हमें दे। तो आपको इन मैनी वेज़ इन चीज़ों की अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि मैं सामने वाले बंदे से किस तरीके से उसको जो है वो कन्विंस कर सकता हूँ और हम किसी म्यूचुअल टर्म्स पे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अगर इस चीज़ का बैकग्राउंड हो कि वो सामने वाले की क्या इंटेंशंस हैं, इन अ सेंस कि वो मुझसे क्या चीज़ डिमांड कर सकता है, ताकि मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हूँ, या आपने अपनी पिच ऐसे पहले से डिसाइड की हुई हो या बनाई हुई हो कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा हो जो वो वेब पेज जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान बेसिकली इनमें चलना होता है, ताकि आप जब इवेंचुअली किसी भी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें तो उसमें आप जो है वो अप्रूव हो सके इवेंचुअली। तो इसके बाद जो है हम देख लेते हैं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एसईओ, और उसमें जो है वो आप अपने सामने एक पिक्चर में देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रेफरिंग डोमेन्स। इनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी रैंकिंग्स के ऊपर। तो ये आप देखें कि एक गूगल पोजीशंस एक्स एक्सिस पे आपके सामने आ रही हैं, और बेस्ड ओवर के उनके पास कितने बैकलिंक्स हैं वो पोजीशन जो है वो बेसिकली आपके सामने आ रही है। तो जितने ज़्यादा आपके पास बैकलिंक्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चांस है कि आप ज़्यादा अच्छा रैंक कर सकते हैं। जैसे जैसे वो रैंकिंग बैकलिंक डोमेन्स कम हो रहे हैं, आपके पास रेफरिंग डोमेन्स कम हो रहे हैं, तो वो इवेंचुअली जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो फॉल कर रही है। तो ये जो है इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि आपको एज़ मच एज़ पॉसिबल रेफरिंग डोमेन्स बनाने हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि जो भी बैकलिंक से रिलेटेड लिंक बिल्डिंग काम कर रहे हैं वो वाइट हैट एसईओ के अंदर फॉल करता है, और इसमें कोई ब्लैक हैट एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो फिर सूनर और लेटर आपको उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, वाई बैकलिंक्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज बैकलिंक्स आर अ वे फॉर गूगल टू नो अ डोमेन नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। Think of backlinks as reviews where other users are recommending you as their favorite choice. काफ़ी सिंपल है इसको समझना कि बैकलिंक्स एक तरीके से बस जो है वो अपवोट कर रहे होते हैं आपके डोमेन को, कि ये डोमेन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये बात कर रहा है। तो जब गूगल क्रॉलर जो है वो डिफरेंट डोमेन्स पे जाके इन बैकलिंक्स को रीड करता है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट जो है वो लिंक हो रही है 20 अलग वेब पेजेस से या 50 अलग वेब पेजेस से जो कि विद इन द सेम इंडस्ट्री फॉल कर रहे हैं। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है कि ये जो वेबसाइट है ये इस डोमेन के अंदर बहुत नॉलेज वर्दी है और इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक और यूज़फुल है। तो ये इवेंचुअली आपको आपकी जो भी रैंकिंग्स हैं उसमें इनक्रेडिबल अमाउंट में जो है वो आपको बूस्ट मिल रहा होता है। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स पे आ जाते हैं। दो तरीके के बैकलिंक्स आप मोस्टली जो है आप इनको इसमें डिवाइड करते हैं कि आपको किस टाइप का बैकलिंक मिल रहा है। तो दो तरीके के बैकलिंक्स होते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और लो क्वालिटी बैकलिंक्स। हाई क्वालिटी बैकलिंक, मैंने ये चीज़ जो है आई थिंक ब्लैक हैट एसईओ में भी बताई थी कि एक अच्छा बैकलिंक 1000 जो है वो बुरे क्वालिटी जो बैकलिंक्स हैं उनसे बेहतर है। तो ये चीज़ इन एनी केस ट्रू है, आप इसके ऊपर चाहें तो ख़ुद भी रिसर्च कर लें, क्योंकि गूगल वो एक लिंक को ज़्यादा वैल्यू देगा इन कंपैरिजन टू कि आपने जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स एक्वायर करे हुए अलग अलग डोमेन से, अलग अलग इंडस्ट्री से। तो उनकी वर्थ इतनी नहीं होगी कि अगर आप एक ऐसे डोमेन से बैकलिंक एक्वायर कर रहे हैं जो कि आपके इंडस्ट्री में है, जिसकी अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड हुई हुई है, बेसिकली वो एक हाई क्वालिटी अगर बैकलिंक है तो इट वैल्यूज़ मोर। तो ये चीज़ आपके सामने
शो भी हो रही है। लो क्वालिटी बैकलिंक्स इन मैनी केसेस विल फर्दर पीनलाइज योर वेबसाइट रैंकिंग्स रादर देन इम्प्रूविंग देम। ये चीज़ ब्लैक हैट एसईओ के अंदर भी बात की थी कि अगर आप ऐसे वेबसाइट से, ऐसे डोमेन से लिंक्स एक्वायर कर रहे हैं जो कि स्पैमी वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली वो इवेंचुअली फॉल इसी लो क्वालिटी बैकलिंक्स के अंदर फॉल करेंगी। तो ये अगर आपने अपनी वेबसाइट पे इस टाइप के जो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, लो क्वालिटी बैकलिंक्स वो ज़्यादा एक्वायर करे हुए होंगे, तो वो इवेंचुअली आपको जो है फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ज़्यादा कर रही होंगी। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो है वो, अगर एक मैं क्वालिटी बैकलिंक बना रहा हूँ तो वो कम टाइम लगेगा और 100 क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने में जो है मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इसका इन्वर्स है। इन मैनी केसेस आपको वो जो एक हाई क्वालिटी बैकलिंक है वो एक्वायर करने में, वो जो 100 लिंक्स आपने एक्वायर करे उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो 100 लिंक्स एक्वायर करने के लिए आपको बैक एंड फोर्थ लोगों से बात नहीं करनी होगी। वो आप डायरेक्टली बस किसी से भी जो है वो अप्रूवल लेके ख़ुद, या तो वो पोस्ट क्रिएट करके वो क्वालिटी वाले जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं वो बना रहे होंगे। लेकिन एक बैकलिंक, अच्छा बैकलिंक एक अच्छे अथॉरिटी वाले डोमेन से उठाने के लिए आपको जो है वो उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आएंगे, जब आप ये चीज़ खुद अप्लाई कर रहे होंगे और आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो गो थ्रू करेंगे, तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको इसका ऑब्वियसली फ़ायदा उतना ही होगा एक उस हाई क्वालिटी बैकलिंक का, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ योर एफर्ट। बट ये जो है इसका जो इवेंचुअल रिज़ल्ट्स हैं वो आपको, जब आपको ख़ुद आप उसको देखेंगे तो आपको वो इसका ज़्यादा एक आइडिया हो जाएगा कि वो जो एक बैकलिंक है उसका मुझे कितना फ़ायदा हुआ बनिस्बत उन बैकलिंक्स का जिनके पास जो अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स नहीं थे। अच्छा, ये एक सॉर्ट ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक हाई क्वालिटी बैकलिंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है और एक लो क्वालिटी बैकलिंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये एक सन और मून की एक एग्जांपल है। सन से आपको जो लाइट की वो है वो एक ज़्यादा अमाउंट में जो है वो मिल रही है। मून का जो लाइट आपको अर्थ पे रिसीव हो रही है वो एक बहुत कम एस्पेक्ट में होती है, उसका जो है वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो ये सिमिलरली आपको ये समझने में आसानी इसके लिए लिंक्स में हो सकती है कि एक हाई क्वालिटी बैकलिंक इज़ सिमिलर टू द लाइट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सन, और लो क्वालिटी बैकलिंक इज़ सिमिलर टू द लाइट यू आर गेटिंग फ्रॉम द मून। तो जितनी ज़्यादा जो है वो पेज अथॉरिटी होगी उतना ज़्यादा आपके लिए इवेंचुअली बेनिफिशियल होगा। एक अच्छा बैकलिंक निकालने में आपको तकरीबन 2 से 3 महीने, इवन 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने आपके वर्थ इट होंगे अगर वो आप बैकलिंक एक्वायर कर लेते हैं। और उन 6 महीने में आप उस एक बैकलिंक के कंपैरिजन में अगर 100 भी बैकलिंक्स बनाते हैं जो कि लो क्वालिटी होते हैं, तो वो उनका उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और इवेंचुअली वो जो एक बैकलिंक है वही आपको इतना रैंकिंग बूस्ट दे देती है कि वो, अगर वो 100 बैकलिंक्स आपके पास नहीं भी होते तो वो अच्छा मतलब उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, बैकलिंक्स एक्वायर करने के लिए या हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी बैकलिंक्स को बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए, या ये देखने के लिए कि कौन सा लिंक मेरे लिए हाई क्वालिटी हो सकता है या लो क्वालिटी हो सकता है, आपको जो है किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी मालूम करनी ज़रूरी होती है। तो इन डिटेल जब हम पेड टूल की बात करेंगे तो उसमें हम इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो फ्री टूल्स के हवाले से करूँगा। और इन द पास्ट भी मैंने जो बातें की हैं अक्सर उनमें जो है वो फ्री टूल्स के हवाले से ही बात की है। तो जो भी ऐसे यूज़र्स हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है किसी पेड टूल का, तो वो इस चीज़ से जो है वो नहीं हो कि कोई टूल अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो ये चीज़ें या ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। इट इज़ स्टिल पॉसिबल। पेड टूल्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हम ऑब्वियसली इवेंचुअली देखेंगे। और जब आप अपने ब्रांड को स्केल करने की बात करें या आप जो है एक लॉन्ग टर्म ब्रांड की बात करते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात करते हैं, तो यू विल इवेंचुअली नीड अ पेड टूल। बट एज़ लॉन्ग एज़ के आप एक शॉर्ट
प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस काम कर रहे हैं, तो आप अच्छी खासी चीज़ें जो है वो फ्री टूल्स के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिसिंग करना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी या वेबसाइट अथॉरिटी बहुत मैटर करती है लिंक बिल्डिंग के लिए, तो आपको लिंक बिल्डिंग के लिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से लिंक्स आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 4 लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं। इनके ऊपर आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड वेबसाइट है उसकी एक डोमेन अथॉरिटी आपको जो है वो पता चल जाएगी। अच्छा, जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है एज अ स्टार्टअप, तो आपकी वेबसाइट पे ज़ीरो आपकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसको दिमाग में रख के आपको इस चीज़ को देखना होता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी ग्रेजुअल अथॉरिटी को इंक्रीज़ करें। तो बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसकी डोमेन अथॉरिटी 40 to 50 के बीच में है, तो मेरे लिए जो बेस्ट पॉसिबल लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो सारे वो लिंक्स या वो सारे वो डोमेन्स होंगे जिनकी डोमेन अथॉरिटी 50 से ज़्यादा है। अगर मेरे पास वो वेबसाइट्स मुझे लिंक कर रही हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी मुझसे ज़्यादा है, तो वो मुझे ज़्यादा लिंक जूस प्रोवाइड कर रही होंगी। और गूगल इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है कि कोई बड़ी वेबसाइट किसी छोटी वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि कोई एक बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को बोले कि यार ये इस काम में बहुत अच्छा है, तो ये इस चीज़ को इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी करंट डोमेन अथॉरिटी क्या है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए अभी करंटली बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है। और कंसिडरिंग कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत हायर डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको एक रेलेवेंट या अथॉरिटेटिव वेबसाइट नहीं समझेंगे कि आपको वो लिंक जो है वो पास करें। तो ये ग्रेजुअल बेबी स्टेप्स में इसमें आगे चलना पड़ता है। और डिपेंडिंग कि आपकी करंट डोमेन अथॉरिटी क्या है, आपकी करंट स्टैंडिंग्स क्या हैं, आपको फिर इसको दिमाग में रखते हुए आपको पॉसिबल लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करनी होती हैं। तो ये 4 हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। मेजरली जो है वो ये यूज़ हो रही होती हैं। इनसे आप एक अच्छा एस्टिमेट निकाल सकते हैं डोमेन अथॉरिटी का। अच्छा, ये सारे जो अथॉरिटी चेकर्स हैं ये एक एस्टिमेट आइडिया देते हैं, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रैंकिंग गूगल जो है वो स्पेसिफिकली असाइन करता है हर डोमेन को। हाउएवर गूगल ये चीज़ रिवील नहीं करता कि वो हर वेबसाइट को क्या चीज़ों के ऊपर जो है वो रैंक कर रहा है और वो रैंक क्या है। तो ये जितने भी टूल्स हैं ये एक क्लोज पिक्चर दिखा देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम Ahrefs की बात करते हैं, तो अगर Ahrefs ने किसी वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रैंकिंग किसी वेबसाइट की Ahrefs देता है फॉर एग्ज़ाम्पल 40, तो देयर इज़ अ हाई लाइकली चांस के गूगल भी समवॉट अराउंड 38 to 40 जो है वो लिंक्स को उस लिंक को प्रोवाइड कर रही होगी। तो ये होता है। और इससे लेकिन आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि आपको लिंक्स जो है वो किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से नहीं बनाने। अच्छा, व्हेन वर्किंग फॉर बैकलिंक्स देयर आर 2 थिंग्स टू कीप इन कंसिडरेशन। वेबसाइट अथॉरिटी जिस तरह हमने बात कर ली, और पेज अथॉरिटी। 2 चीज़ें होती हैं, एक वेबसाइट का एज अ होम पेज या एज अ जैसे www.daraz.com। अब ये जो है वेबसाइट इटसेल्फ है, लेकिन www.daraz.com/electronic items ये उनका एक पर्टिकुलर पेज है। तो रैंकिंग की टर्म्स में एक वेबसाइट की रैंकिंग अलग होती है और एक पेज की रैंकिंग अलग होती है। आपको दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी वेबसाइट की रैंकिंग 50 है तो उसके पेज की रैंकिंग बहुत ही कम होगी। इट्स समवॉट क्लोज। आपको मेनली जो दिमाग में रखना है वो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आप जिस भी लिंक अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं उसका वेबसाइट अथॉरिटी क्या है। अगर उसके बाद उस पेज की अथॉरिटी भी अच्छी है तो इट इज़ अ रियली गुड साइन एज वेल। तो
इसको दिमाग में रख के आप जैसे भी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं तो आप ये चीज़ जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हैं उससे ये चीज़ आप जो है वो ये पूछ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किसी के पास जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि मुझे जो है यहाँ आपकी वेबसाइट पे जो है वो लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वो हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से पिच होती है। तो अगर आप इस चीज़ को इंक्वायर करवा सकें कि मैं अपनी वेबसाइट को अगर लिंक आपकी वेबसाइट से मुझे मिलता है तो वो कहाँ पे मुझे जो है वो लिंक मिल रहा होगा, आप किस पेज पे मेरी बात कर रहे होंगे या मेरे ब्रांड की बात कर रहे होंगे, तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट इस पेज के ऊपर या इस ब्लॉग के लिंक के ऊपर जो है मेरी बात करेगा। तो वहाँ से आप जो है उस पेज अथॉरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज़ कि आप वेबसाइट अथॉरिटी को पहले दिमाग में रखें। अगर वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी है तो यू शुड नॉट लेट दैट वेबसाइट गो जस्ट बिकॉज कि उनकी पेज अथॉरिटी अच्छी नहीं है। पेज अथॉरिटी बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे पेज बिल्ड होते हैं उनके ऊपर उनकी एज होती है तो वो पेज अथॉरिटी बिल्ड होती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है तो इवेंचुअली उनको अच्छी पेज अथॉरिटीज़ भी मिलेंगी। अच्छा, ये हैं उन फ्री टूल्स की कुछ पिक्चर्स जो कि आपको दिखा रही हैं कि उनकी डोमेन रैंकिंग्स क्या हैं। हर किसी की थोड़ी थोड़ी सी अलग आप देख सकते हैं, बट आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि ये किस एरिया के अंदर या किस रैंकिंग के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि ये पेड टूल्स हैं तो सॉरी, ये जो आपके पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये अनपेड वर्जन्स हैं, तो इसलिए ये इतने एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको एक रफ़ आइडिया दे रहे हैं। तो आप बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इस वक्त इग्नोर कर दें कि इसके बैकलिंक्स में फ़र्क अगर आपको दिख रहा है या बाकी चीज़ों में अगर आपको फ़र्क दिख रहा है। बट ओवरऑल अभी एज अथॉरिटी मॉनिटरिंग अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डोमेन रैंकिंग के ऊपर जो है वो फोकस रखना है। तो आप देखें कि Ahrefs के ऊपर अगर हम मैंगोबाज एक लोकल वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो इनका जो डोमेन रैंकिंग है वो Ahrefs पे 47 आ रही है और मॉस पे इसकी जो रैंकिंग है वो 60 आ रही है। और इसके अलावा ये जो थर्ड वाला है ये SEO टूल्स करके इसका कुछ नाम है, मैं इसका सही से नाम नहीं याद, लेकिन इसका भी लिंक वहाँ पे अवेलेबल है जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस करा है। तो यहाँ पे भी इनकी जो डोमेन अथॉरिटी आ रही है वो 60 आ रही है। तो ये आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि इसकी डोमेन रैंकिंग क्या है। और फॉर इंस्टेंस मैं अगर मैंगोबाज को अप्रोच करूं कि मुझे यहाँ से एक लिंक मिल जाए, डिपेंडिंग कि मैं ये मेरी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है, तो अगर कंसिडरिंग कि मेरी अभी करंट वेबसाइट जो है वो 30 डोमेन रैंकिंग में फॉल करती है, तो दिस वेबसाइट इज़ रियली गुड फॉर मी कि मैं यहाँ से एक लिंक जो है वो मुझे मिल जाए। बट एट द सेम टाइम अगर मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है वो इससे ऊपर की है या मैं एक ऐसी डोमेन अथॉरिटी में हूँ जो 50 अबव है, तो मेरे लिए इस चीज़ से इतनी मुझे फ़ायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस कि मैं कोई बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड या कोई नए कीवर्ड के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिंक पोजीशन के ऊपर। ये चीज़ हमने जब ब्लैक हैट एसईओ की बात की थी तो हमने ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करा था कि ब्लॉग कमेंटिंग में किस तरीके से ब्लैक हैट एसईओ होती थी। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका लिंक किधर प्लेस हुआ है, गूगल उसको उस हिसाब से जो है वैल्यू दे रहा होता है। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे आप जो है वो अपने लिंक को प्लेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। The location at where a link to your website is placed also plays an important factor in rankings, as every link generates a different value based over its position. Some possible link positions are as follows: headers, footers, sidebar and body. हेडर्स में इन मैनी केसेस आपके अपने बटन्स होते हैं या आप टाइटल के थ्रू जो है कोई लिंक जनरेट कर रहे होते हैं या आप जो है फर्स्ट फोल्ड के अंदर जो है कोई लिंक जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। के बाद फुटर
फुटर का सबको पता है कि फुटर में किस तरीके से जो है वो लिंक जनरेट होता है। ब्लॉग कमेंटिंग भी फुटर के अंदर फॉल करती है, और गूगल इस चीज़ को जो है वो इतनी वैल्यू नहीं देता कि जो लिंक प्लेस हुआ है लिंक बिल्डिंग पर्पसेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मेरी वेबसाइट को लिंक किसी और वेबसाइट ने किया हुआ है, तो अगर वो लिंक जो है फुटर में होगा तो उसको इतनी वैल्यू नहीं होगी इन कंपैरिजन टू उस लिंक के जो बॉडी में हो या हेडर में हो। तो ये 4 बेसिकली एक पेज के लेआउट में जगहें हैं जहाँ पे आप लिंक्स जो है वो आपको मिलेंगे, और डिपेंडिंग ऑन के आप कौन सा लिंक आपको कहाँ कौन सी लोकेशन पे आपको वो लिंक मिल रहा है, वो हर पोजीशन की अलग वैल्यू जो है वो गूगल जनरेट कर रहा होगा। तो इसमें नीचे ये बात मेंशन भी हुई है, द बेस्ट लिंक पोजीशन अकॉर्डिंग टू गूगल इज़ वन विच इज़ प्लेस्ड इन द बॉडी एंड इज़ एडिटोरियली प्लेस्ड। एडिटोरियली प्लेस्ड सारे लिंक्स वो होते हैं जिसमें कोई वेबसाइट, वेब डोमेन या कोई राइटर कोई लिंक प्लेस कर रहा है थ्रू देयर ब्लॉग या थ्रू देयर आर्टिकल। उस आर्टिकल का जो इवेंचुअल मकसद है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और उस वेबसाइट को अगर हम इस एस्पेक्ट में देखें कि वो बेसिकली आपको लिंक तो कर रहे हैं लेकिन वो उनके लिए एक आउटबाउंड लिंक स्ट्रेटजी है। तो वो अगर आपको कोई आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं और वो बॉडी किसी ब्लॉग आर्टिकल की बॉडी में वो लिंक जो है वो प्लेस है, या वो एडिटोरियली प्लेस है इन सेंस कि वो ब्लॉग के अंदर प्लेस हुआ है, तो गूगल उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग पर्पस से एक ब्लॉग लिखा गया है और वो इंफॉर्मेशन को फर्दर वैलिडेट कर रहा है उस लिंक के थ्रू कि इस लिंक में फर्दर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात की गई है, या ये वो डोमेन है जिसके ऊपर आप मज़ीद इसके बारे में रेफरेंस या कोई इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। तो जब आप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपको जो लिंक मिल रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी प्लेसमेंट है या जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है उसकी, वो ये है कि वो उस ब्लॉग का या उस आर्टिकल की बॉडी का पार्ट हो, और ये कि वो मोस्ट लाइकली किसी ब्लॉग का पार्ट हो रादर देन के जो है वो किसी बैनर के अंदर आपने उसका अपने लिंक को यूज़ किया वो लाइक इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीज़मेंट, या जो है वो फुटर में हो थ्रू एडिटोरियल जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ऐसा ना हो, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो वो यही हो कि वो लिंक जो है वो बॉडी में प्लेस हुआ हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जिसको नहीं है तो वो ये डेफिनेशन पढ़ सकता है। एंकर टेक्स्ट इज़ द क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ अ लिंक इन अ पेज। Google gives great value to pages who are linked through anchor text that shows what the site is about। तो यहाँ पे जो समझाने का मकसद है वो यही है कि जब आप किसी लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको वो वेबसाइट उस चीज़ के ऊपर लिंक करे जिस चीज़ के ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर इन द पास्ट वीडियो हमने बात करी थी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस की, तो अगर कोई वेबसाइट, अगर आप स्मार्ट वॉचेस के आपके कोई स्टोर है और आप चाहते हैं कि आपको जो है कोई लिंक मिले किसी और डोमेन से, और अगर वो लिंक आपको बेस्ट स्मार्ट वॉचेस के ऊपर मिल रहा है तो ये सबसे ही बेस्ट जो है वो आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो कीवर्ड आप इवेंचुअली टैग रैंक जिसके ऊपर कराना चाह रहे हैं, अगर कोई और वेबसाइट आपको उसके ऊपर लिंक प्रोवाइड कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ वेबसाइट हैज़ द बेस्ट लिस्ट या हैज़ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस या हैज़ द कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर द ईयर 2020, और इसके अंदर वो जो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस है वो उन्होंने एंकर टेक्स्ट बनाया हुआ है आपकी वेबसाइट के लिए, तो SEO पर्सपेक्टिव से दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटकम दैट यू कैन गेट। तो ये आपको मेक श्योर करना होता है। इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल रखना होता है कि अगर आप जिस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं,
अगर वो हाईली ऑथेंटिक वेबसाइट है तो वो तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लेगी कि वो लिंक सिर्फ एक ही दफ़ा जनरेट हुआ हो और वो एंकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन इन मैनी केसेस आपको शायद ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप मल्टीपल एंकर टेक्स्ट जनरेट करवा सकें, तो उस वक्त ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आप जो है एक ही कीवर्ड या एक ही एंकर टेक्स्ट जो है वो बार बार एक ब्लॉग में जो है वो यूज़ ना हो रहा हो, क्योंकि वो फिर स्पैम के उसमें आ जाता है। और हमें यही कोशिश करनी है कि हम स्पैम से बचें जितना पॉसिबल है, और जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है उसको मिनिमलिस्टिकली जो है वो यूज़ कर सकें, और जो हमारा एंकर टेक्स्ट है उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है, गुड एसईओ प्रैक्टिस इज़ टू हैव एंकर टेक्स्ट दैट टारगेट्स योर कीवर्ड्स। अच्छा, को साइटेशन इज़ समथिंग न्यू इन द एसईओ वर्ल्ड। इसमें ये चीज़ होती है कि जहाँ पे भी आप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास इवेंचुअली कोई अप्रूवल आ जाता है और आप जो है उनको कोई आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं या वो आपको कोई आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जहाँ पे भी आपका एंकर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो उसके सराउंडिंग टेक्स्ट या उसके सराउंडिंग पैराग्राफ है वो भी सेम ही बात कर रहा हो जो कि आपके टॉपिक या आपके कीवर्ड से रिलेटेड है। मतलब इसकी अगर एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल हो तो वो ये है कि एक ऐसी वेबसाइट पे आपका कंटेंट नहीं या आपका लिंक नहीं प्लेस हुआ वो जो कि बिल्कुल जिसका ताल्लुक ही आपकी इंडस्ट्री से ना हो। जैसे आप स्मार्ट वॉचेस की बात कर रहे हैं, तो आपको एक वेबसाइट से बेस्ट स्मार्ट वॉचेस पे लिंक तो मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस आर्टिकल के अंदर उसको लिंक करा हुआ है वो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड ही नहीं है। वो आर्टिकल एक जनरल टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है, या वो एक जनरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल था जिसके अंदर उन्होंने जो है इस बेस्ट स्मार्ट वॉच को लिंक कर दिया है, आपकी वेबसाइट को लिंक कर दिया है, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। और वो फिर आपको फर्दर इस चीज़ को वैलिडेट करने में आपको हेल्प कर देगा कि वो वेबसाइट आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। और ये को साइटेशन इस तरीके से ही वर्क करती है कि आपका जो जहाँ पे एंकर टेक्स्ट प्लेस हुआ है वो उसके अराउंड जो भी टेक्स्ट है वो भी सिमिलर है आपकी टारगेट इंडस्ट्री से, आपकी टारगेट मार्केट से, या जो आपका टॉपिक है उसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें कोई लिंक यूज़ नहीं हो रहा होता है, लेकिन गूगल जो है जो रेलेवेंट कीवर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं या उस टॉपिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको मेक श्योर कर रहा होता है कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो फर्दर वैलिडेट कर सकें कि ये एंकर टेक्स्ट के अराउंड उसी बारे में बात हो रही है जो कि बेसिकली यूज़र पढ़ना चाह रहा है। और इससे जो है वो फर्दर एक अथॉरिटी बिल्ड होती है कि आपकी वेबसाइट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू टारगेट, और जो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी टारगेट कीवर्ड है। अच्छा, लास्टली हमारे पास जो चीज़ आ जाती है लिंक बिल्डिंग के अंदर वो है कि आपका जो लिंक है वो नो फॉलो या डू फॉलो है। ये एक टेक्निकल टर्म है एसईओ के अंदर, और जब भी आपको कोई वेबसाइट लिंक करती है तो वो दो तरीके से लिंक करती है, या तो वो डू फॉलो लिंक होता है या तो वो नो फॉलो लिंक होता है। कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि ये इसको समझाने को अगर मैं आपको कोशिश करूं तो वो ये है कि डू फॉलो लिंक वो लिंक्स होते हैं जिसमें कोई वेबसाइट आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडोर्स कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हैं कि ये आर्टिकल या ये वेबसाइट जिस बारे में है या जिस कीवर्ड के बारे में है वो ऑथेंटिक है, और जो है हम इस चीज़ को वैलिडेट करें एज अ वेबसाइट। सिमिलरली अगर वो लिंक नो फॉलो है तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करवा रहा होता है गूगल को कि ये लिंक जूस पास नहीं कराना चाह रहे, या ये इस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर रहे कि ये हमसे रिलेटेड है या हम इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है। अच्छा, लिंक बिल्डिंग में आपका ऑलमोस्ट ऑलवेज़ ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको जो भी लिंक्स मिल रहे हैं वो डू फॉलो लिंक्स हों,
क्योंकि नो फॉलो लिंक्स का आपको इन टर्म्स ऑफ जो आप जिसे कह सकते हैं कि लिंक जूस पास होना या इंडोर्समेंट होना, वो नो फॉलो लिंक से नहीं होती और आपको जो वो रैंकिंग वाला फैक्टर है वो नहीं मिल पाता है। हाउएवर जब आप डू फॉलो लिंक्स आपको मिल रहे होते हैं तो वो जो है आपको ऑब्वियसली वो सारा जो लिंक जूस है वो पास कर रहे होते हैं और आपको वो रैंकिंग्स में इवेंचुअली हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक श्योर करनी है कि आपको जो भी लिंक्स मिल रहे हैं वो डू फॉलो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिमाग में आपको ये रखनी है कि इन मैनी केसेस बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से 70 अबव या इवन 65 अबव डोमेन अथॉरिटी की जो वेबसाइट्स होती हैं, वो इन मैनी केसेस आपको जो है वो डू फॉलो लिंक्स जो है वो नहीं प्रोवाइड कर देती। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उनको जो है वो उन लिंक्स को अप्रोच ना करें या उन लिंक्स को आप एक्वायर ना करें या उनको आप मना कर दें, क्योंकि ये लिंक्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिर भी हैं आपके लिए, क्योंकि आप एज अ स्मॉल वेबसाइट इनको आपके लिए ये जिसे कहते हैं ना, आपके लिए इन एनी केस ज़रूरी हैं। इवन दो कि वो नो फॉलो हैं, अगर वो डू फॉलो होते तो वो एक ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन अगर वो नो फॉलो भी हैं तो कंसिडरिंग कि वो एक बहुत ही हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, अगर वो आपको लिंक इन एनी केस पास कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद लिंक है और आपके लिए वो नो फॉलो लिंक भी फ़ायदेमंद है। एंड एट द सेम टाइम इवन दो कि वो नो फॉलो लिंक है, वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि जो है वहाँ से आपको एट द वेरी लीस्ट एक लिंक जनरेट हो रहा है जो आपके नंबर ऑफ़ लिंक्स को इंक्रीज़ कर रहा है। और सिंस इट इज़ अ हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, जो फर्दर चीज़ यहाँ पे हेल्प कर रही होती है वो ये कर रही होती है कि वो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट के पास एक अच्छा ट्रैफिक होगा और उनके पास एक अच्छी यूज़र बेस होगी। तो अगर वो आपको लिंक कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास यूज़र्स इस इंटेंशन से फॉल कर रहे होंगे या इस माइंडसेट से आ रहे होंगे कि आप जिस कीवर्ड पे भी आप लिंक हुए में कि आपके पास उससे रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा कि ये रैंकिंग में हेल्प करती है, इन अ वेरी माइनर वे हेल्प करती भी है, लेकिन इसका क्योंकि कोई ऑब्वियस हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है या हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। एसईओ टर्म्स की अगर हम बात करें, ये एक डिबेटेबल सी चीज़ है कि बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक्स में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। डू फॉलो लिंक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आर फार मोर बेटर दैन नो फॉलो लिंक्स, बट एज़ लॉन्ग एज़ कि आपको नो फॉलो लिंक्स मिलने और बहुत अच्छे डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से मिल रहे हैं तो आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बस चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। और अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे लिंक्स जो है वो आप गैदर कर रहे हैं जो कि इतनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स नहीं हैं, बट वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 और 40 की रेंज में, बट वो स्टिल आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो नो फॉलो है, तो वो फिर आपके लिए इवेंचुअली फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसको बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं और कोशिश आपकी फिर यही होनी चाहिए कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही हो कि आप डू फॉलो लिंक्स को जो है वो एक्वायर करें। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इन अ सेंस के लिंक बिल्डिंग किस बारे में, लिंक बिल्डिंग के लिए हमें किन चीज़ों के जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड बैकलिंक्स को जनरेट किया किस तरह जाता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है। तो बैकलिंक्स को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई विल सी यू गाइस देयर। अस्सलाम वालेकुम।